हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस का। तो आज हम आपके इस सब्जेक्ट का लेसन 1 देखेंगे, यूनिट 1 देखेंगे, जिसका नाम है पर्यावरण के अध्ययन का परिचय। तो आज इसे हम काफ़ी डिटेल में, कम समय में, काफ़ी अच्छे से सारी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और कम समय में आपको समझाया गया है, बहुत ज़्यादा समझाया गया है कम समय में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है वो थोड़ी-सी पुरानी है। पुरानी का मतलब टॉपिक जो है वो आज आपके लिए पूरी तरह यूज़फुल है, लेकिन पहले बनाई गई थी। आज पूरी तरह ये 100% आपके लिए यूज़फुल है। बस यही थोड़ी-सी आवाज़ आपको हो सकता है कि थोड़ा कम अच्छी लग रही हो, लेकिन थोड़ा-सा कोऑपरेट करेंगे तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर हम पर्यावरण का अध्ययन ही क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पर पर्यावरण से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन। तो इत्यादि समस्याओं से निपटने के लिए समाज में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। इसीलिए हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं ताकि समाज में एक जागरूकता फैलाई जा सके, जिसके माध्यम से इन समस्याओं से निपटा जा सके। पर्यावरण शब्द को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहा जाता है और इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के इन्वार्नर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घेरा हुआ या घेरना। तो इस आधार पर पर्यावरण का अर्थ हुआ हमारे चारों ओर का आवरण, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसने हमें चारों ओर से ढक रखा है। हमारे आसपास का वातावरण ही हमारा पर्यावरण कहलाता है। हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं? हमारे आसपास सॉइल है, यानी कि मिट्टी है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हवा है। तो यही चीज़ें तो हैं हमारे चारों तरफ, और यही हमारा पर्यावरण भी है। पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति, मतलब ये कि पर्यावरण का अध्ययन किसी एक विषय के अंतर्गत नहीं किया जाता, बल्कि कई सारे विषयों को मिलाकर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण का अध्ययन बहुशास्त्रीय है। जैसे कि अगर हमें पर्यावरण के अंतर्गत वायु प्रदूषण को समझना है, तो हमें रसायन शास्त्र और रसायन अभियांत्रिकी, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ेगा, और इनके द्वारा हम वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन को समझेंगे। और अगर हमें ये समझना है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव मानव या जीव जंतुओं पर किस प्रकार होता है, तो इसके लिए हमें जीव विज्ञान की सहायता लेनी पड़ेगी और जीव विज्ञान में ये अध्ययन करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हमें ये जानना है कि वायु प्रदूषण किस तरह से मौसम को प्रभावित करता है, तो उसके लिए हमें मौसम विज्ञान में इसको तो उसके लिए हमें मौसम विज्ञान के अंतर्गत उसको पढ़ना होगा। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन बहुशास्त्रीय है। अलग अलग विषय में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण। आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि जब आर्थिक विकास होता है तो पर्यावरण असंतुलित होता जाता है। इसके अलावा अगर हम WHO की एक रिपोर्ट देखें, जो कि हाल ही में आई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार पूरी दुनिया में 7 मिलियन लोग प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं, जिनमें से 12 लाख लोग भारत में मारे जाते हैं वायु प्रदूषण की वजह से। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि अचानक से वायु प्रदूषण से कोई कैसे मर सकता है। तो ये प्रोसेस अचानक ना होकर थोड़ा सा धीरे होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक इंसान एवरेज अगर 70 साल या 80 साल जीता है, तो वायु प्रदूषण या इस प्रकार के प्रदूषण उसकी आयु को घटा देते हैं। 70 साल से उसकी आयु को 40 साल कर देते हैं, 50 साल कर देते हैं, और इस प्रकार मनुष्यों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम संसाधनों की बात करें, तो संसाधन यानी कि रिसोर्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि नदियाँ हमारी पानी की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, तो वो हमारे लिए एक संसाधन है, वो हमारे लिए एक रिसोर्सेज हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं पर्यावरण में, एक नवीकरणीय और दूसरे अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कि हमें दोबारा मिल जाते हैं, यानी कि अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये दोबारा पैदा हो जाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, आप सौर ऊर्जा का कितना ही प्रयोग कीजिए, अगले दिन आपको उतनी ही सौर ऊर्जा दोबारा मिल जाएगी। पवन ऊर्जा और जो जल ऊर्जा होती है,
ये नवीकरणीय संसाधन के रूप में आते हैं। इसके अलावा अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार जिनका अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो वो दोबारा हमें उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, क्योंकि इनका निर्माण हजारों सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। इसलिए अगर हमने इनको एक बार खर्च कर दिया तो ये दोबारा हमें नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पर्यावरण के घटकों की। पर्यावरण के घटक, तो फ्रेंड्स पर्यावरण के 4 घटक हैं: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। इन चारों घटकों को मिलाकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, आप इमेज में देख सकते हैं कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, इन चारों को मिलाकर ही जो बनता है उसे हम कहते हैं पर्यावरण। आइए फ्रेंड्स, अब हम इन एक एक घटकों को अच्छे से विस्तार से समझ लेते हैं। पहला है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है यानी कि एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वायुमंडल का निर्माण कई सारी गैसों जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि कई सारी गैसों से मिलकर होता है, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। पृथ्वी की सतह से एक लंबी ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है, जिसके अध्ययन के लिए इसको 5 भागों में बांटा गया है यानी कि 5 लेयर्स में बांट दिया गया है। वायुमंडल की जो सबसे पहली लेयर है, जो सबसे निचली लेयर है, वो है क्षोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। ये लेयर पृथ्वी सतह के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है और इसी लेयर में हम लोग रहते हैं। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, एक एवरेज ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है। बट जब हम ध्रुवों की बात करते हैं यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। इसके साथ ही जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, जो कि भूमध्य रेखा होती है या विषुवत रेखा होती है, जो कि पृथ्वी के बीच से गुजरती है, यहाँ पर क्षोभमंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 18 किलोमीटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, जिसके कारण हवाएं नीचे की ओर रहती हैं, मतलब ठंडी होती हैं, भारी होती हैं और हवाएं नीचे रहती हैं। और जो ये इक्वेटर का एरिया होता है, यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ये बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण हवा हल्की हो जाती है और ऊंचाई तक उड़ती है। इसी कारण से यहाँ पर क्षोभमंडल की ऊंचाई भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, या प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर जाता है। मतलब ये कि क्षोभमंडल में जैसे जैसे अगर हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होगा और ठंड बढ़ेगी। और जितने भी पहाड़ वगैरह होते हैं वो क्षोभमंडल में ही आते हैं, इसीलिए पहाड़ों पर ठंड होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही क्षोभमंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा या मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जैसे मौसम का बदलना इत्यादि जो गतिविधियां होती हैं वो क्षोभमंडल में ही पाई जाती हैं। क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसके साथ ही क्षोभमंडल जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि क्षोभमंडल के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि क्षोभमंडल में ही ऐसी परिस्थितियां पाई जाती हैं जिसमें जैविक क्रियाएं यानी कि लिविंग थिंग रह सकते हैं। क्षोभमंडल के बाद आता है समताप मंडल, और समताप मंडल की ऊंचाई है क्षोभमंडल से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। समताप मंडल में मौसम से संबंधित कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती हैं, जिस कारण से इसमें वायुयान भी उड़ाए जाते हैं। इसके अलावा समताप मंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर हो जाती है, क्योंकि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस एक ऐसी गैस है जो कि अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। अगर ओजोन गैस नहीं रहेगी तो स्किन कैंसर जैसी कई घातक बीमारियां हो सकती हैं या पूरी पृथ्वी जल सकती है, जिस कारण से ओजोन गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है
जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। इसके अलावा कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओजोन गैस को क्षति पहुंचाने वाली कौन सी गैस है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एक ऐसी गैस है जो कि ओजोन गैस को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रही है, और CFC गैस स्पेशली फ्रिज और AC से निकलती है। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल की ऊंचाई है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल को इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहा जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है, और 80 किलोमीटर तक पहुंचकर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। फ्रेंड्स, आपने उल्कापिंड या एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स का नाम तो सुना ही होगा। तो जब एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स पृथ्वी की सतह में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो मध्य मंडल तक पहुंचकर ही वो जलकर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। एस्टेरॉइड बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि अगर पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बट मध्य मंडल में घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण वो जलकर वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, जिसे कई बार लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल, और आयन मंडल की ऊंचाई है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। इसे इंग्लिश में आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। आयन मंडल में कई सारे आयन्स पाए जाते हैं, यानी कि विद्युत आवेशित कण आयन मंडल में पाए जाते हैं, जिस कारण से इसका नाम आयन मंडल पड़ा है। और इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आती है, बट आयन मंडल में उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तापमान में वृद्धि होगी। इसके अलावा आयन मंडल में रेडियो वेव परावर्तित भी होती हैं। आयन मंडल के बाद आता है बरही मंडल, या इसे वायुमंडल भी कहा जाता है या एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। आयन मंडल के बाद जितना भी वायुमंडल है वो सारा का सारा बरही मंडल में आता है। मतलब 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जितना भी वायुमंडल है वो सारा का सारा बरही मंडल है। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा संचार उपग्रह जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह इसी मंडल में छोड़ी जाती हैं। फ्रेंड्स, कई बार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं कि संचार उपग्रह यानी कि सैटेलाइट किस मंडल में, किस लेयर में छोड़ी जाती हैं, और आपके पास वायुमंडल का ऑप्शन नहीं है, तब आप आयन मंडल पर टिक करेंगे, क्योंकि कई बार आयन मंडल में भी ये सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर की। अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी का 71% जल है और 29% ज़मीन है। यानी कि पृथ्वी पर, अर्थ पर 2/3 पानी पाया जाता है और 1/3 ज़मीन पाई जाती है, यानी कि स्थल पाया जाता है। जो ये पानी है ये महासागरों, नदियों, झीलों और भूमिगत यानी कि ज़मीन के नीचे और बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल का 97.5% पानी महासागरों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी पर 5 बड़े महासागर पाए जाते हैं। इमेज में फ्रेंड्स आप उन सभी महासागरों के नामों को देख सकते हैं। तो इन महासागरों में इतनी बड़ी मात्रा में जल पाया जाता है, बट ये जल पीने लायक नहीं होता क्योंकि ये खारा होता है, और बाकी बचा 2.5% पानी स्वच्छ होता है यानी कि शुद्ध होता है और मीठा होता है, जिसे हम पी सकते हैं। बट ये 2.5% जो ये जल है वो बर्फ़ के रूप में है, ज़मीन के नीचे है, नदियों में है, तालाबों में है, झीलों में है, और ये पानी स्वच्छ होता है जिसे हम पी सकते हैं। बट 2.5% जल में से 1.5% जल जो है वो बर्फ़ के रूप में जमा रहता है। तो फ्रेंड्स, हम समझ सकते हैं कि देखने में तो हमें 71% जल दिखता है, बट असली में बहुत ही कम मात्रा में जल उपलब्ध हो पाता है पीने लायक, और इसी कारण से पानी की समस्या पैदा होती है। अब हम बात करते हैं स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर की। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। इसी परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं। फ्रेंड्स, स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर को आप इस इमेज में अच्छे से एक बार देख सकते हैं। स्थलमंडल में जो ऊपर की जो क्रस्ट होती है, जो सब पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो, तथा जो मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा होता है वो शामिल होता है।
इन दोनों को मिलाकर ही स्थलमंडल बनता है। इमेज में मैंने अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं स्थलमंडल को। फ्रेंड्स, स्थलमंडल में जैसे ही हम नीचे की ओर जाते हैं यानी कि ज़मीन के नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है। फ्रेंड्स, महासागरों में अगर हम देखें तो ज़मीन की जो मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर होती है स्थलमंडल की, और महाद्वीपों में औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं महासागर में तो पहले से ही गड्ढा होता है, इसलिए पहले हमें जाना होगा महासागर के बॉटम पर। उसके बाद हम अगर स्थलमंडल की मोटाई को देखेंगे तो वो कम ही आएगी, और महाद्वीपों पर तो पहले से ही ज़मीन होती है तो उसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त स्थलमंडल पर कई सारी चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ये 3 प्रमुख चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान मैग्मा व लावा से बनी होती है, जैसे कि ग्रेनाइट। अवसादी चट्टान परतदार होती है। फ्रेंड्स, अवसादी चट्टानें अवसाद से बनती हैं। अवसाद का अर्थ होता है कि नदियाँ और हवाएं या कुछ अन्य कारक कई सारे अवसाद जैसे कि धूल, मिट्टी या कई सारी चीज़ें अपने साथ इकट्ठा करती रहती हैं, जिससे अवसाद जमा होते जाता है और परत दर परत एक दूसरे के ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है और इससे एक चट्टान बनती है, जिसे अवसादी चट्टानें कहा जाता है। इसमें काफ़ी जीवाश्म वगैरह भी होते हैं, जिस कारण से अवसादी चट्टान में ही पेट्रोलियम वगैरह पाया जाता है। और जब अवसादी चट्टानों पर बहुत ज़्यादा ताप व दाब पड़ता है तो ये कायांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। जैसे कि अगर हम अवसादी चट्टान के उदाहरण को देखें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इसमें प्रमुख हैं। ये ऐसे चट्टानें हैं जो बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं, ज़्यादा ठोस नहीं होती क्योंकि ये परतदार होती हैं, और जब इन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ये कायांतरित चट्टान में बदल जाती हैं। जैसे कि चूना पत्थर बन जाता है संगमरमर, मतलब संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान, और चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर बन जाता है क्वार्ट्ज़ाइट। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर की। स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं। ये तीनों मंडल मिलकर ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। मतलब ये कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को मिलाकर एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। फ्रेंड्स, इमेज में आप जैवमंडल को अच्छे से देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।